हमारा गोल है इस डेकेड के अंदर 2020 के अंदर हम $1 बिलियन कंपनी बने। फ्लिपकार्ट स्नैपडील डील होते होते एक बार फिर अटक गई है। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं 6 कारण स्नैपडील के फेलियर के। सबसे पहला कारण स्नैपडील का एक कंट्रोवर्सी तो आपको याद ही होगा, आमिर खान का। देखते हैं कि स्नैपडील ने कैसे इन सब मुसीबतों से रिकवर किया। दिसंबर 2021 में उन्होंने डीआरएसपी फाइल किया है। राइज कैसे हुआ, फॉल कैसे हुआ और अभी वो रिकवर कैसे कर रहा है। हेलो दोस्तों, क्या आपको स्नैपडील याद है? क्या आपको याद है कि आपने पहला गिफ्ट क्या मंगाया था स्नैपडील से? नहीं ना। 2015 में जो $6.5 बिलियन की कंपनी थी, वो 2017 में $1 बिलियन कैसे हो गई? क्या आपको पता है? नहीं, चलिए जानते हैं। तो स्नैपडील को कुणाल बैल और रोहित बंसल ने फाउंड किया इन 2007। स्टार्टिंग में इन्होंने इसे एक कूपन बुकलेट बिजनेस के रूप में स्टार्ट किया था, फिर 2007 में, फिर 2011 में इन्होंने इसे ऑनलाइन डील्स प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर देन 2012 में इन्होंने इसे ऑनलाइन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस स्नैपडील के रूप में लॉन्च किया। अभी ये नंबर 1 लीडिंग है वैल्यू ई कॉमर्स में। 2012 में अमेजोन की एंट्री होती है। इससे जो वैल्यू ई कॉमर्स का कॉम्पिटिशन बहुत ही बढ़ जाता है। इससे पहले खाली फ्लिपकार्ट और स्नैपडील ही थे, बट लेकिन अमेजोन के आने से इस कॉम्पिटिशन में ज्यादा बढ़ोतरी हो गई और धीरे धीरे स्नैपडील के मार्केट शेयर कम होने लग गया। एक टाइम पे जो इसका मार्केट शेयर था 20% और इतना घट के 4% हो गया। इससे इनका लॉस भी बढ़ने लग गया। 2015 में इन्होंने बहुत सारे एक्विजिशन के, जैसे Exclusivity.in और फ्री चार्ज, और 2016 में एट दी एंड आते आते कंपनी बैंकरप्ट होने के कगार पे आ गया था। इसे देखकर इनके मेजर शेयर होल्डर सॉफ्टबैंक ने मर्जर करने की कोशिश की फ्लिपकार्ट के साथ में, लेकिन वो एक फेल्ड मर्जर रहा। तो फिर अभी जो इनके फाउंडर्स, इनके पर ये जिम्मेदारी आ गई थी कि स्नैपडील को एक नया शुरुआत करे। तो 2017 में इन्होंने स्नैपडील 2.0 को लॉन्च किया। इसके तरफ उन्होंने वैल्यू ई कॉमर्स में एंट्री की और अभी ये नंबर 1 लीडिंग वैल्यू ई कॉमर्स सेक्टर में है। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं 6 कारण स्नैपडील के फेलियर के। सबसे पहला कारण है नो यूनिक आइडेंटिटी। स्नैपडील का अपना ही कोई यूनिक आइडेंटिटी बिल्कुल भी नहीं था। वो जो भी था अमेजोन और फ्लिपकार्ट से कॉपी करता था, इसलिए इसका कोई भी यूएसपी नहीं था, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। अब जहां तक देख पाओगे कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने बहुत ही सारे एक्सक्लूसिव डील्स करे OnePlus के साथ और अदर मोबाइल ब्रांड्स के साथ। ऐसा कोई डील एक्वायर नहीं कर पाया स्नैपडील, जिसका जो बहुत ही मेजर ड्रॉबैक था स्नैपडील का। और स्नैपडील कोड का भी देखा जो अच्छा खासा रिटर्न टाइमिंग देता था और बहुत ही अच्छा सर्विस प्रोवाइड करता था, वो भी ज्यादा करके कस्टमर्स को अपने तरफ खींच नहीं पाया। तो ये पहला ड्रॉबैक था, उसका कोई यूनिक आइडेंटिटी नहीं था। तो फ्लिपकार्ट ने फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स में फोकस किया, अमेजोन ने अपना पेंट्री और प्राइम में फोकस किया, लेकिन स्नैपडील का ऐसा कोई फोकस ही नहीं था। उसके बहुत ही सारे गोल्स थे और बहुत ही सारे उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। तो ये उसका दूसरा कारण बनता है लैक ऑफ विजन। स्नैपडील फेसबुक की जैसे एक ऐप का प्लेटफॉर्म बनना चाहती थी, जैसे ही अपने फेसबुक ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को खरीदे, एक सोशल मीडिया ब्रांड बनाया, वैसे ही स्नैपडील ने भी बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर करने लग गया। अगर आप इसका टाइमलाइन देखोगे तो उन्होंने 2011 में इन्होंने grabon.com खरीदा, 2013 में इन्होंने shopko.in को एक्वायर किया, 2014 में फिर इन्होंने wishpicker.com को एक्वायर किया, फिर इन्होंने लग्जरी ब्रांड का एक Exclusivity.in को भी एक्वायर किया और साथ ही साथ में उन्होंने एक पेमेंट सिस्टम फ्रीचार्ज को भी एक्वायर किया। तो इतने सारे एक्विजिशन को लेकर साथ में लेके, और खुद ही स्नैपडील एक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं थी और इतने सारे कंपनीज को साथ में लेके चलना, उनको सही से इंटीग्रेट करना, सही से उन्हें प्रॉफिटेबल बनाना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया स्नैपडील के लिए। और वहीं जहां आप देखोगे तो फ्लिपकार्ट ने भी jabong.com और Myntra को एक्वायर किया और उसको बड़ी ही अच्छा तरीके से इंटीग्रेट भी किया उनके सिस्टम में। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ एग्जीक्यूशन। जैसा कि हमने बात किया, स्नैपडील के बहुत सारे गोल्स थे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, तो इनके फाउंडर्स बेल और बंसल सही से उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। कभी उन्हें लार्जेस्ट मार्केट प्लेस बनना था, तो कभी उन्हें लार्जेस्ट सेलर, तो कभी उन्हें लार्जेस्ट कैटलॉग, तो कभी उन्हें लार्जेस्ट नंबर ऑफ शिपमेंट विद इन 24 आवर्स का एक अचीवमेंट करना था। तो उनका गोल्स फिक्स नहीं था और सही से उन्हें एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात हो, जो इनके फाउंडर्स थे बेल और बंसल, वो जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते थे ऑर्गेनाइजेशन के, बिना किसी सीनियर एम्प्लॉय के एडवाइस के लेते थे। तो इससे क्या होता था, जो सीनियर एम्प्लॉयज थे उन्हें कम इंपॉर्टेंस महसूस होने लग गया। तो बहुत सारे सीनियर एम्प्लॉयज ने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने चालू कर दिए। तो हमारा चौथा पॉइंट है इंक्रीज इन सैलरी कंपोनेंट। तो स्नैपडील बिजनेस को एक कंपनी के जैसे चलाने लग गए। वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होने के बजाय रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए। उन्होंने ज्यादा हायरिंग किया है और IIT से, और उन्हें अच्छा खासा सैलरी कंपोनेंट प्रोवाइड करने लग गए। इससे क्या हुआ, जो कंपनी का था सैलरी कंपोनेंट बढ़ने लग गया, लेकिन उनका प्रॉफिट इतना आने नहीं लग गया। लेकिन तो भी उन्होंने प्रॉफिट पे उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं। और इसलिए, और जो कि अपना प्रॉफिट किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस का एक कोर पार्ट होता है और उसके बिना कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। स्टार्टअप जो भी है उसके लिए प्रॉफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और सेकंड पॉइंट यह है कि जो इसके फाउंडर्स है बेल और बंसल, उनका रेम्यूनरेशन अराउंड 45 करोड़ से भी ज्यादा था 2016 में। जबकि आप पेटीएम का देखेंगे, विजय शेखर शर्मा का, उनका खाली 2.3 करोड़ ही रेम्यूनरेशन था। अच्छा पॉइंट है लैक ऑफ फंडिंग। जैसे ही स्नैपडील का परफॉर्मेंस गिरने लग गया, सॉफ्टबैंक भी जो इनका मेजर इन्वेस्टर है वो चिंतित होने लग गया। तो उन्होंने इसका मर्जर करने के सोचा फ्लिपकार्ट से, जो कि खाली $1 बिलियन का था वो टाइम पे 2017 में। इसका रीजन क्या है, जो स्नैपडील है वो केयरलेसली यूज करने लगे इन्वेस्टर्स के मनी को, दिवाली से जैसे और भी चीजों में, जिसकी वजह से लैक ऑफ फंडिंग का इश्यू अराइज हो गया। तो हमारा छठा पॉइंट है अनवांटेड कंट्रोवर्सीज। तो स्नैपडील का एक कंट्रोवर्सी तो आपको याद ही होगा, आमिर खान का। 2015 में उनके एक बयान से बहुत ही गंभीर कंट्रोवर्सी आ गई थी स्नैपडील के ऊपर। और दूसरा कंट्रोवर्सी ये था कि स्नैपचैट के साथ, तो स्नैपचैट के जो सीईओ ने, उन्होंने कुछ एक बयान दिया था, जिसकी वजह से कई लोगों ने स्नैपचैट का रेटिंग के बजाय स्नैपडील के रेटिंग को गिरा दिया। ये भी तो ये कुछ कंट्रोवर्सीज थे। दोस्तों, हम देखते हैं कि स्नैपडील ने कैसे इन सब मुसीबतों से रिकवर किया और कैसे अपने लॉस को कम किया। तो हमारा पहला पॉइंट है एंट्री इन वैल्यू ई कॉमर्स। तो वैल्यू ई कॉमर्स क्या होता है, इस
प्रोडक्ट सेगमेंट में अफोर्डेबल प्राइस में अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं कस्टमर्स को, तो इसीलिए इसे कहते हैं वैल्यू ई कॉमर्स। जो अपने हमारे टियर 1 के पॉपुलेशन हो ज्यादा करके मॉल से चीजें खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम कम रहता है और ज्यादा करके ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदते हैं। लेकिन हमारे टियर 2, टियर 3 और टियर 4 के जो पॉपुलेशन है, ज्यादा मतलब मेजर पॉपुलेशन है, वो ज्यादा करके ज्यादा दुकानों में जाते हैं, वहां पे अफोर्डेबल प्राइस में अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो ये है हमारे वैल्यू ई कॉमर्स वाला सेगमेंट। तो इन ई कॉमर्स सेगमेंट को स्नैपडील ने देखा और इसे टैप किया और उन्होंने ज्यादा करके इस पे वैल्यू ई कॉमर्स पे फोकस किया और धीरे धीरे वो नंबर 1 लीडर बन चुके हैं वैल्यू ई कॉमर्स सेगमेंट। हमारा सेकंड पॉइंट है प्रॉपर यूज ऑफ फंडिंग। हमारी जो पहले ड्रॉबैक्स में बात किया था, उन्होंने इसमें एकदम केयरलेस यूज किया था फंडिंग का, लेकिन अभी उन्होंने एकदम प्रॉपर यूज कर रहे हैं फंडिंग का। वो फंडिंग को अपने एआई को इंप्रूव करने के लिए और नए नए इनिशिएटिव्स को बढ़ाने के लिए, जैसे भारत है उनको अच्छे से एक नए लेवल पे लेके जाने के लिए फंडिंग का यूज कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। थर्ड पॉइंट है ऐप इन लोकल लैंग्वेज। जैसे कि हम जानते हैं भारत में इतने सारे लोग हैं जो अलग अलग भाषाएं में बात करते हैं, तो उसी के तरीके से जो टियर 2, 3 और 4 के जो वैल्यू ई कस्टमर्स है, लिए जो स्नैपडील ने किया है, लगभग 8 लैंग्वेज में अपने ऐप को प्रोवाइड किया है, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तेलुगु, तमिल इत्यादि लैंग्वेज में इसको प्रोवाइड किया है। इससे क्या होगा, जो आम जनता है उससे इस ऐप से जुड़ पाएंगी और ज्यादा उनका सेल्स भी बढ़ पाएगा। चौथा पॉइंट है रिमूवल ऑफ नॉन कोर बिजनेसेस। जैसे कि हमने पहले बात किया, उन्होंने इररिलेवेंट बिजनेस को एक्वायर किया, जैसे फ्रीचार्ज हो गया और अदर बिजनेसेस को। तो उनको अभी समझ में आया कि जो हमारे नॉन कोर बिजनेस उनको रिमूव करना पड़ेगा, ताकि हम अपने लॉस को कम कर सके और कंपनी को प्रॉफिट की ओर लेके जा सके। तो उन्होंने फ्रीचार्ज को जो 2015 में उन्होंने $400 मिलियन में खरीदा था, उसे 90% डिस्काउंट में एक्सिस बैंक को बेच दिया। ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे अदर बिजनेस को बेचा ताकि वो प्रॉफिटेबल हो सके। तो नेक्स्ट पॉइंट है लॉजिस्टिक चेन और यूनिमूव। तो स्नैपडील ने यूनिमूव करके एक लॉजिस्टिक चेन को डेवलप किया। इसमें क्या होता है कि एक एआई को यूज करता है जो कॉस्ट, स्पीड और अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी अलाइनमेंट रहते हैं शिपमेंट के, उसको प्रॉपरली अलाइन करता है, ताकि उसका डिलीवरी स्पीड भी हो सके और एकदम सही टाइम में डिलीवर हो सके। स्नैपडील के फ्यूचर की बात करें तो अभी हाल ही में दिसंबर 2021 में उन्होंने डीआरएसपी फाइल किया है। उस डीआरएसपी के अकॉर्डिंग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो इनके मेजर शेयर होल्डर है सॉफ्टबैंक, जो अराउंड 36% की होल्डिंग अभी भी रखते हैं, और जो हमारे फाउंडर्स है रोहित बंसल, वो 2.56% और कुणाल बहल 4.56%। और फिर बाद में इनके बाद आते हैं जो मेजर शेयर होल्डर है B2 प्रोफेशनल, जिसके अंदर फाउंडर्स के वाइफ एज ए डायरेक्टर काम करते हैं और अराउंड 12% होल्ड करते हैं। तो देखा जाए तो फाउंडर के पास अराउंड 20% का होल्डिंग है स्नैपडील में। तो ये था हमारा एनालिसिस स्नैपडील का, उसका राइज कैसे हुआ, फॉल कैसे हुआ और अभी वो रिकवर कैसे कर रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड करता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही और अगर आप किसी कंपनी का एनालिसिस जानना चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।